हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो ये लेक्चर नंबर 2 है ऑफ सेम 3 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। और ये हमारा ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सेम 3 और ये यूनिट 1 का साइज रिडक्शन जो चैप्टर है साइज रिडक्शन के बारे में वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, डिटेल नोट्स रहने वाले, डिटेल लेक्चर्स होने वाले। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के बारे में। हम लोग ने पिछली वीडियो में कहाँ तक कवर कर दिया था? हम लोग ने कवर कर दिया था ये यहाँ तक कवर कर दिया था, दैट इज मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन। मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन मीन्स हम लोग साइज रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग साइज रिडक्शन। हम लोग कटिंग कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं, एट्रीशन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं मैंने हम ये पिछली वीडियो में दैट इज एक्सप्लेन कर दिया था। अब क्या करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो पहला आता है वेरियस मोड्स ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द पाउडर्स, द पार्टिकल गेट स्ट्रेन। अब ध्यान से सुनना, हम लोग बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस डालते हैं पार्टिकल्स के ऊपर। अब मान लो कोई पार्टिकल है, आप उस पर स्ट्रेस कर रहे हो। स्ट्रेस आप किस फॉर्म में कर सकते हो? आप एट्रीशन लगा सकते हो, कंप्रेशन लगा सकते हो, फिर कटिंग कर सकते हो। ये कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, आप कुछ भी स्ट्रेस लगाओ। तो ये जो मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है, हम लोग सॉलिड्स का मैकेनिकल बिहेवियर देख रहे हैं कि अगर उस पर स्ट्रेस डाला तो क्या होगा। ठीक है, वो देख रहे हैं। तो उसमें अगर हम लोग ने बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस डाले तो पाउडर ये जो पार्टिकल है हमारा उसमें ना स्ट्रेन आ जाता है। मीन्स चोट, आप बोल सकते हो ना चोट। अगर किसी को लगाओगे तो वो क्या होगा, चोट लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है। हाँ, तो वहां तक है, तो वही चोट स्ट्रेन आप बोल सकते हो। तो अगर स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है। द इनिशियल लीनियर कर्व डिफाइंड बाय द हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? देखो, इनिशियल मीन्स यहाँ तक बोल रहे हैं। ये देखो इनिशियल, देखो यहाँ तक, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकदम। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। मीन जैसे जैसे कोई पार्टिकल के ऊपर स्ट्रेस करते रहोगे तो उसका स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये याद रखना था। स्ट्रोक रिप्रेजेंट द यंग्स मॉड्यूलस। तो ये जो ये वाला जो लाइन मैंने बनाया ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस। और यंग मॉड्यूलस क्या बताता है? कोई भी चीज कितना सॉफ्ट है, कितना मतलब स्टिफ है, कितना भी हार्ड है। मतलब आप इन जनरल क्या बोल सकते हो, कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, वो कौन बनाता है बताता है? ये यंग्स मॉड्यूलस बताता है। उसका यूनिट बताता है, उसका वैल्यू बताता है। और यंग्स मॉड्यूलस किस पे डिपेंड है? स्लोप पे। अगर स्लोप जो रहेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू रहेगी यंग्स मॉड्यूलस की। और वही बताता है सॉफ्टनेस कितना है या स्टिफनेस कितना है हमारे कोई भी पार्टिकल्स का। ठीक है, इफ द स्ट्रेस डज नॉट एग्जिट इलास्टिक लिमिट हुक्स रीजन, the material is reversibly deformed. Means if stress does not exceed elastic limits। ठीक है, अब क्या होगा? अब मान लो कि आप स्ट्रेस लगा रहे हो। ठीक है, ये पूरा रफ कर देता हूँ और हम लोग मैं बात करता हूँ। देखो, ठीक है, चलिए ये देखना। अब यहाँ से मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, इतने रीजन में मैं पार्टिकल को स्ट्रेस लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं इतने रीजन में पार्टिकल पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ। अब इतने रीजन पे जितना भी हम लोग स्ट्रेस लगाएंगे पार्टिकल डिफॉर्म तो होगा, कोई भी पार्टिकल डिफॉर्म तो होगा, लेकिन वो रीगेन कर लेगा अपना साइज। रीगेन कर लेगा साइज, तो वही लिखा है यहाँ पर। अगर स्ट्रेस लगाया अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर, इसको ये पूरे को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर लिखा है ना इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इस पे अगर इस रीजन तक अगर स्ट्रेस लगाओगे तो कोई पार्टिकल पे फर्क नहीं पड़ेगा। डिफॉर्म तो होगा लेकिन वो अपना साइज रीगन कर लेगा। ठीक है, तो वो चीज है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे का पॉइंट पर बात करते हैं, यील्ड पॉइंट क्या होता है। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस लगा दिया तो वो पार्टिकल डिफॉर्म्ड हो जाएगा परमानेंटली और कभी मतलब रिफॉर्म नहीं होगा। बेसिकली ये चीज है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे स्लाइड्स पे क्या है। ये देखो आगे लिखा है, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं, देखो pores are removed, particle retains to the original condition। अगर हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें, ओके, द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज यील्ड वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इलास्टिक लिमिट इज नोन एज यील्ड वैल्यू। ओके ओके, यील्ड वैल्यू क्या होता है? ये जो इसको हम लोग बोल रहे हैं ना यील्ड पॉइंट, उसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। मीन्स इस लिमिट के बाद इलास्टिसिटी खत्म, अगर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ा तो पार्टिकल परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा।
ओके, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिकम्स नॉन लीनियर एट द यील्ड पॉइंट। बिल्कुल आप देख सकते हो नॉन लीनियर हो गया, सी टाइप हो गया, यहाँ पर तो स्ट्रेट था, यहाँ पर सी टाइप हो गया। ठीक है, वही चीज लिखा है, एंड बियॉन्ड द रिप्रेजेंट इरिवर्सिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है ये इरिवर्सिबल। ठीक है, क्या है? इरिवर्सिबल। याद रखना आपको, इतना चीज आपको याद रखना है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल। यील्ड पॉइंट क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जहां पर पार्टिकल अपना साइज अगेन रीगेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी कोई डाउट नहीं, अभी सिंपल ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन। थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन जो आगे है एनर्जी फॉर कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारे बात करेंगे, किक्स थियरी, बॉन्ड थियरी, ये रिटिंजर थियरी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इतना कवर कर लेते हैं हम लोग इस वाली वीडियो में, थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन। इसमें एक थियरी हम पढ़ते हैं, दैट इज ग्रिफिथ थियरी। ठीक है, ग्रिफिथ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, ग्रिफिथ थियरी। ग्रिफिथ थियरी क्या होता है, देखना ध्यान से। ग्रिफिथ थियरी ये क्या करता है, ये फ्लॉज, जो भी पार्टिकल्स के अंदर फ्लॉज है, क्रैक्स है, फ्रैक्चर्स है, वो सब रिप्रेजेंट करता है, वो चीज बताता है। मीन्स अगर कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे, मतलब देखो ये क्या डिवाइडेड बाय है। ठीक है, ऐसा है बेसिकली, ये फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। अगर जितना मीन्स जितना बड़ा क्रैक लेंथ होगा, जितना भी पार्टिकल में जितना बड़ा क्रैक लेंथ होगा, उतना ही कम हम लोग को टेंसाइल मीन्स फोर्स कम लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस कम लगाना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। ई क्या है? सरफेस एनर्जी ऑफ द वॉल ऑफ क्रैक। और जो सी है वो क्या है? क्रिटिकल क्रैक पाथ रिक्वायर्ड फॉर द फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपको कभी भी एग्जाम में ना सिर्फ इतना फॉर्मूला लिख के कभी नहीं आना है। फॉर्मूला लिखना है तो उसका हर एक टर्म का मतलब क्या है वो लिखना तो मस्ट है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला को, कोई कोई मतलब ही नहीं बचेगा अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे कि वो क्या है, टी क्या है, वो यंग्स मॉड्यूलस क्या है, ठीक है, गामा क्या है, फिर ई क्या है, फिर सी क्या है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं द फ्लॉज इज एनी। अब फ्लॉज क्या पढ़ते हैं हम लोग, पहले भी पढ़े। फ्लॉज क्या होते हैं? जो भी क्रैक्स, वीकनेस हमारे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, जहां से वो टूटने का चांसेस है, वो चीज। द फ्लॉज इज एनी स्ट्रक्चरल वीकनेस दैट मे डेवलप इनटू अ क्रैक अंडर अ स्ट्रेन। मतलब अभी कोई भी हम लोग, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस, मान लो कोई फ्लॉज है, वीकनेस पार्ट है, अगर उस पर कंटिन्यूअस स्ट्रेस डालते रहेंगे तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। वीकेस्ट फ्लॉज, जो भी हमारा वीकेस्ट फ्लॉज होता है, डिटरमाइंस द फ्रैक्चर लेंथ ऑफ द पार्टिकल, फ्रैक्चर इजिली एंड प्रोड्यूस मोस्ट नंबर ऑफ पीसेस। मीन सबसे पहले फ्रैक्चर कहाँ पर होगा? जहां पर सबसे वीकेस्ट पार्ट अपने पार्टिकल के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रिफिथ, द अमाउंट ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड डिपेंड ऑन द क्रैक पार्ट। ठीक है, तो जो भी हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्रैक कितना बड़ा है। अगर ज्यादा क्रैक है तो कम ही फोर्स लगाने में टूट जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज यूजफुल क्राइटेरिया इन द इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज यूजफुल इन द क्राइटेरिया ऑफ इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इतना आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इज यूजफुल क्राइटेरिया इन द इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि इम्पैक्ट फ्रैक्चर में अगर देखे जाए तो स्क्वायर ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ लिया जाता है क्राइटेरिया। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब एनर्जी फॉर कम्युनिकेशन, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना यहाँ तक रखते हैं। एनर्जी फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, डिमिनिशन, पल्वराइजेशन, ये सब क्या होता है? साइज रिडक्शन का ही दूसरा तीसरा नाम है। ठीक है, तो सप्लाइड एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम द फ्लॉज। मीन्स कभी भी हम लोग एनर्जी क्यों लगा रहे? एनर्जी फॉर कम्युनिकेशन मीन्स एनर्जी लगा रहे फॉर द साइज रिडक्शन। अब एनर्जी फॉर मतलब कोई भी, मान लो कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसमें एनर्जी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और साइज रिड्यूस करवा रहे हैं। तो मान लेना कभी भी, ये देखना कभी भी 1% से कम एनर्जी यूटिलाइज होता है एक्चुअल साइज रिडक्शन के लिए। ठीक है, बाकी सब जितने भी ये जो भी एनर्जी परसेंटेज, जैसे 99% से भी ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। अब कहाँ कहाँ लॉस होता है वही चीज यहाँ नीचे लिखा है, देख रहे हो यहाँ पर। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मान लो कोई पार्टिकल है, पहले तो उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फिर प्लास्टिक मीन्स फिर यील्ड पॉइंट आएगा, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ऐसा होगा ना ग्राफ। ग्राफ तो ऐसे होगा।
ठीक है। तो वही चीज़ है स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर स्ट्रेन है, ठीक है। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये जो इतने रीजन के लिए पहले तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वहाँ पर एनर्जी जाएगी। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द मिलिंग चेंबर, तो ट्रांसपोर्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी बड़ा चेंबर है उसमें ट्रांसफर करना कोई भी मटेरियल को, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जाएगी। फिर फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल्स के मान लो कोई भी चीज साइज रिडक्शन हो रहा है, कोई भी बॉल मिल ले लो, फिर कोई भी हैमर मिल ले लो, उसके अंदर साइज रिडक्शन हो रहा है पार्टिकल का, ठीक है। अब क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में ना फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन के कारण भी एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। मान लो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द इक्विपमेंट मिल, ठीक है, जो भी हम लोग बॉल मिल हैमर मिल पढ़ते हैं इक्विपमेंट, तो पार्टिकल और इक्विपमेंट के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, वहां पर एनर्जी जाएगी। फिर पार्टिकल्स के बीच में भी होगा, वहां पर एनर्जी जाएगी। फिर एज अ हीट निकलता है एनर्जी, एज अ वाइब्रेशन नॉइज, फिर इनसफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन एंड मोटार का इनसफिशियंसी हो गया, ठीक है, एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो जहां पर एनर्जी मैक्सिमम खत्म हो जाती है, लेकिन लेस देन 1% ही एनर्जी एक्चुअल साइज रिडक्शन के लिए काम में आती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं मैनी थियोरीज एस्टेब्लिश इन रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट ऑफ एनर्जी एंड द साइज रिडक्शन। यही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी थियोरीज आ रहे हैं जो एनर्जी और साइज रिडक्शन के बीच में रिलेशनशिप बताएगा कि कितना एनर्जी हम लोग को इनपुट करना पड़ेगा फॉर दी साइज रिडक्शन, ठीक है। वो हम लोग थियोरी, किक्स थियोरी, बॉन्ड थियोरी, रिटिंजर थियोरी, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कितना हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा। हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया, हम लोग दैट इज मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। वहां पर हम लोग ने पढ़ा एक ग्राफ के बारे में, डिटेल आपको ग्राफ बनाना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन जहाँ पर पार्टिकल अगेन अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर सकता है अगर उस पर कोई भी स्ट्रेस डाला तो। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रखा तो एक यील्ड पॉइंट आता है कि जहां पर वो इरिवर्सिबल हो जाए। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स कोई पार्टिकल का अगर डिफॉर्म हुआ तो रीगेन नहीं हो पाएगा अपने पोजीशन पे। ओके, ये ग्राफ है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसका जो स्लोप है हम लोग को बताता है यंग्स मॉड्यूलस। ये पूरे ग्राफ का नहीं, बस इतने पार्ट का स्लोप हम लोग को यंग्स मॉड्यूलस बताता है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और फिर हम लोग ने अब कहाँ तक पढ़ा, हम लोग ने फिर ये पूरा कंप्लीट हुआ। फिर थियरीज ऑफ साइज रिडक्शन में ग्रिफिथ थियरी के बारे में पढ़ा। ये ग्रिफिथ थियरी क्या है, ये फॉर्मूला उसका ध्यान रखना है, उसका मीनिंग ध्यान रखना है, और किस पे बेस्ड है वो ध्यान रखना है। वीकनेस, फ्लॉज, फ्रैक्चर्स के बारे में वो बताता है ग्रिफिथ थियरी। मीन्स फोर्स बताता है कि कितना चाहिए होता है। अगर क्रैक लेंथ के ऊपर, मतलब क्रैक लेंथ पे डिपेंड है कि अगर क्रैक लेंथ ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा तोड़ने के लिए। तो बस वही चीज है। एनर्जी फॉर डिकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि हम लोग जितना सप्लाई करते हैं उसमें से लेस देन 1% एनर्जी एक्चुअल में साइज रिडक्शन के लिए पार्टिकल्स की यूज में आता है। बाकी सब वेस्ट, मीन्स वेस्ट इन द सेंस ये सब में यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी थियरीज देखेंगे, इनपुट ऑफ एनर्जी एंड साइज रिडक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बेस्ड पे 3 थियरीज है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बाय। वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।